Hello students, how are you? I am Krishna Nayak, your chemistry teacher. In previous lecture, we discussed about that the factors which lead the invention of that Bohr model, right? तो उसके लिए दो फैक्टर मेन थे. फर्स्ट वन इज द ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड सेकंड वन इज द स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन, राइट. कि ये दो जो मेन रिजल्ट थे, एक्सपेरिमेंट थे, उसकी वजह से बॉर मॉडल क्या तो हमारा फाइंड आउट हुआ. नाउ इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी द वेव नेचर ऑफ दैट रेडिएशन, राइट. रेडिएशन हैविंग अ ड्यूअल नेचर, और उसमें से हमने वेव नेचर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ दैट रेडिएशन. ओके, तो उसके पार्टिकल नेचर के बारे में आज को हमें पढ़ना है. तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं सम लिमिटेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी की. जो वेव नेचर हमने पढ़ा था उसकी कोई लिमिटेशन रही होगी, तभी तो क्या हुआ, जो हमारा पार्टिकल नेचर था वो एग्जिस्टेंस में आया. सही है. तो वो कौन सी ऐसी लिमिटेशन थी कि जिसकी वजह से हमारा वेव नेचर एग्जिस्टेंस में आया, तो उसकी बात करते हैं हम. ओके, the first thing is that electromagnetic wave theory was successful in explaining the properties of light such as the interference and diffraction, right. कि जो वेव थियोरी थी वो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन को क्या करती थी, एक्सप्लेन कर रही थी, बट इट नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिनोमिना. और वो कौन से है, तो फर्स्ट वन इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन. कि जो हमारी वेव, अगर हम रेडिएशन का वेव नेचर कंसिस्ट करे, सही है, तो क्या है, वो ब्लैक बॉडी थियोरी को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी. वो ब्लैक बॉडी थियोरी किसे बोलते हैं, द एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द हॉट बॉडीज. के जो हॉट बॉडीज होती है उसमें से जो रेडिएशन निकलता है उसी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी थियोरी. In today's lecture we are going to discuss about that theory. Okay, जो हमारा वेव रेडिएशन था, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन था, इट्स ऑल्सो नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स इट. कि जब रेडिएशन किसी मेटल सरफेस को स्ट्राइक होता है, ओके, तब उसमें से क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं. वो जो रेडिएशन है इट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, और वही जो फिनोमिनन है उससे हमारी जो वेव नेचर है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. ओके, जो थर्ड लिमिटेशन है वो थी द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. के डिफरेंट टेम्परेचर पे जो हमारा सॉलिड है, हमारी मेटल है, उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो भी डिफरेंट होती है. इट्स ऑल्सो नॉट एक्सप्लेन बाय द wave nature of that radiation, right. And as we earlier discussed that the spectrum of hydrogen is not explained by the वेव नेचर ऑफ रेडिएशन. सही है कि स्पेक्ट्रा भी एक्सप्लेन नहीं हुआ. तो ये चार जो रीजन है जिसकी वजह से पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट करता है रेडिएशन का, वो ख्याल आया. सबसे पहले वो जो ख्याल था, सही है, वो जो हमें दिया गया कि पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, वो कहने वाले फर्स्ट थे प्लैंक. ओके, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं. पहले हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी थियरी की, उसके बाद बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और लास्ट में हम बात करेंगे प्लैंक क्वांटम थियरी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लैक बॉडी थियरी. ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं होता है कि कोई ब्लैक कलर की बॉडी है. ओके, सपोज कि हमारे पास कोई एक क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक बॉडी है, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, लाइट को इम्पार्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक करवा रहे हैं. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, ये क्या है हमारी, तो बॉडी है, सही है, ये क्या है, तो रेडिएशन है. रेडिएशन वी कैन से लाइट को इम्पार्ट करवा रहे हैं हम. ओके, तो अगर किसी भी बॉडी के ऊपर लाइट को हम इम्पार्ट करवाते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं, देन क्या होता है कि जो वो हमारी लाइट है, हमारा रेडिएशन,
वो 3 तरह से यहां से एक क्या हो सकता है, तो एक वो उसे क्या करेगा, जो हमारा बॉडी है वो उसे ट्रांसमिट कर देगा, ट्रांसमिटेड, सही है, कि जो हमारी बॉडी है वो उस रेडिएशन को ट्रांसमिट कर सकती है। दूसरा वो क्या करेगा, तो इट कैन बी एब्सॉर्ब बाय दैट बॉडी, सही है, क्या होगा, एब्सॉर्ब्ड हो जाएगा, बॉडी में ही कोई रेडिएशन एब्सॉर्ब हो सकते हैं। और कुछ रेडिएशन ऐसा भी हो सकता है कि उसमें क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, सही है, तो कुछ रेडिएशन का क्या होगा, रिफ्लेक्टेड, सही है। मतलब जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर रेडिएशन को स्ट्राइक करते हैं तो वो बॉडी उस रेडिएशन को या तो ट्रांजिट कर सकती है, उसमें से ट्रांसमिट कर सकती है, या फिर कुछ रेडिएशन उसमें एब्सॉर्ब हो सकते हैं, या फिर कुछ रेडिएशन को वो क्या करेगी, फिर से रिफ्लेक्ट कर देगी, सही है। तो ये जो हमारी बॉडी है, तो ज्यादातर सारी बॉडी कैसा करती है, ऐसा ही करती है। लेकिन अगर आप ब्लैक बॉडी की बात करो, किसकी बात करो, ब्लैक बॉडी की, ये सपोज कि कोई एक ब्लैक बॉडी है, उसके ऊपर हमने डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के डिफरेंट किसके फ्रीक्वेंसी के वेव्स को इम्पार्ट करवाया, सही है। तो जो ये ब्लैक बॉडी है वो क्या करेगी, सारे के सारे रेडिएशन, जो भी सारे रेडिएशन है उसे क्या कर देगी, तो एब्सॉर्ब कर लेगी, सही है, सबको क्या करेगी, वो एब्सॉर्ब करेगी। मतलब जितने भी डिफरेंट आप रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ के डिफरेंट उसके फ्रीक्वेंसी के आप अगर रेडिएशन को स्ट्राइक कराओ इस बॉडी पे, किस बॉडी पे, ब्लैक बॉडी पे, तो वो क्या करेगी, इट एब्सॉर्ब्ड ऑल रेडिएशन, सही है, कि वो सारे रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेगी। अगर आप किसी बॉडी को क्या करो, हीट करो, क्या करना है, हमें किसी बॉडी को हीट करना है, सपोज कि कोई एक बॉडी है और इसे हमें नीचे से क्या देना है, हीट देना है, ओके। जब आप हीट देते हो तो वो सारी वेवलेंथ को क्या कर देता है, एमिट कर देता है, सही है, सारी की सारी उसमें से क्या हो जाएगी, एमिटेड हो जाएगी। तो जब सारी की सारी एमिटेड हो जाती है, एमिटेड ऑल रेडिएशन, सही है, तो उसी बॉडी को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। मतलब जो बॉडी सारे रेडिएशन को एब्सॉर्ब भी कर सके और जब हम उसे हीट प्रोवाइड करें तो वो सारे रेडिएशन को क्या करे, एमिट भी कर दे, तो उसी बॉडी को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। मीन्स ब्लैक बॉडी क्या हो जाएगी, अ बॉडी विच adsorbed and emitted all frequency and wavelength radiation, सही है, तो उसे क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी, सही, इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। आई बात समझ में। तो ब्लैक बॉडी क्या है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्चुअली क्या करते हैं, लाइट को इम्पार्ट करवाते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं, तो वो कुछ हद तक लाइट को पास होने देती है, उसमें से कुछ वेवलेंथ को वो एब्सॉर्ब कर लेती है और कुछ वेवलेंथ को
की जो रेडिएशन है उसे क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन ब्लैक बॉडी वो है कि जिसमें अगर आप किसी भी फ्रीक्वेंसी, किसी भी वेवलेंथ के रेडिएशन को स्ट्राइक करावो, इम्पार्ट करावो, तो वो क्या करेगी, उस सब को एब्जॉर्ब कर लेगी। एक भी वेव ना तो ट्रांसमिट होगी ना तो रिफ्लेक्ट होगी, सारी की सारी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। या फिर आप किसी को क्या करो, हीट दो, हीट प्रोवाइड करने से वो सारे के सारे वेवलेंथ के रेडिएशन को एमिट करेगी। कोई भी रेडिएशन ऐसा नहीं रहेगा, कोई भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऐसी नहीं होगी कि जिसके रेडिएशन की वो एमिशन ना करे, सही है, जिसका रेडिएशन वो एमिट ना करे। मतलब सारे के सारे रेडिएशन को वो क्या करेगी, एमिट करेगी। तो उसी टाइप की बॉडी को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ओके, मतलब हम अगर वो ब्लैक बॉडी का एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं। ओके, कि व्हेन अ ब्लैक बॉडी सच एज एन आयरन रॉड, तो ये हमने क्या ले लिया है, एक आयरन रॉड ले लिया है, इज हीटेड इन अ फर्नेस, इट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंज इन कलर। कि अगर आप किसी फर्नेस को क्या होती है, फर्नेस मतलब जहां पे हम हाई टेम्परेचर पे किसी को हीट कर सके। ओके, हाई टेम्परेचर मेंटेन करके उससे, मतलब हाई टेम्परेचर पे हीट ही होगा, सही है, मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर जहां पे हम मेंटेन कर सके उसे बोलते हैं फर्नेस। तो व्हेन अ ब्लैक बॉडी सच एज अ आयरन रॉड, हमने एक आयरन रॉड ले लिया है, उसे क्या करना है, हमें फर्नेस में हीट करना है एट द हाई टेम्परेचर। तो वो क्या करेगा, डिफरेंट कलर शो करेगा, सही है, कि जैसे जैसे टेम्परेचर हाई करेंगे तो ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट हम हाई पे पहुंच जाएंगे, लो से हाई तरफ जाएंगे हम टेम्परेचर में। तो जैसे जैसे लो से हाई साइड जाते हैं वैसे वैसे जो हमारा आयरन रॉड है उसका भी कलर चेंज हमें देखने को मिल सकता है। वो कलर चेंज कैसे देखने को मिलेगा, विद द राइज इन टेम्परेचर इट इनिशियली बिकम डल रेड, कि जैसा हमने थोड़ा सा हीट किया तो वो पहले क्या फॉर्म करेगा, डल रेड कलर का हमें दिखेगा इन कलर, एंड देन बिकम मोर एंड मोर रेड एज टेम्परेचर इंक्रीज। पहले डल रेड कलर होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर और इंक्रीज कर रहे हैं इट बिकम्स मोर रेड, सही है, वो ब्लड रेड जैसा होता जाएगा। आफ्टर दैट इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर अगेन एंड अगेन द रेड कलर चेंज इन द येलो कलर, कि ये जो रेड कलर है वो क्या होगा, येलो कलर में चेंज हो जाएगा। मतलब जो आयरन रॉड हमने रखा था, सही है, वो पहले किसका कलर का दिखा, ये क्या है, हमारा आयरन रॉड है, सही है, वो पहले हमें किस कलर का दिखा, डल रेड, देन ब्राइट रेड, फिर क्या हुआ, येलो कलर में वो कन्वर्ट हो गया। अभी और ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, उसे हीट कलर कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट में। और अगर हम उससे भी ज्यादा हीट प्रोवाइड करें तो फाइनली इट बिकम ब्लू एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। वेरी हाई टेम्परेचर पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम उस आयरन रॉड का इंक्रीज कर रहे हैं तो वो डल रेड दिख रहा है, कभी ब्राइट रेड दिख रहा है, ज्यादा इंक्रीज करने पे वो येलोइश कलर का दिख रहा है, देन व्हाइट कलर का, और बहुत ज्यादा हीट करने पे वो कैसा दिख रहा है, ब्लूइश कलर का दिख रहा है। आपने शायद कभी देखा भी हो कि जब किसी चीज को बहुत ज्यादा हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो पहले वो रेड सा होने लगता है, फिर उसी में आपको थोड़ा थोड़ा येलोइश कलर भी नजर आता है, और उसे बहुत ज्यादा हीट करने में आए तो वो व्हाइट कलर का दिखता है। मतलब कि सारे कलर के वो जो रेडिएशन है एमिट कर रहा है, और बहुत ज्यादा करने पे वो क्या करेगा, ब्लू कलर की रेडिएशन को एमिट करेगा, सही है। तो वो कलर हमें दिखेगा, मतलब कि हमने जो स्पेक्ट्रम देखा था, सही है, जो हमारा रेडिएशन का था उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो पोर्शन है सिर्फ विजिबल का है, वही रेडिएशन हम देख सकते हैं। बाकी के रेडिएशन भी वो जब हीट करेंगे तब थोड़े बहुत अमाउंट में क्या करेगा, एमिट करेगा। लेकिन ये सारे कैसे है, इनविजिबल है, तो हम उसे देख नहीं सकते हैं, सही है। लेकिन जो विजिबल वाला रीजन है उसके जो उसकी जो हमारी रेडिएशन जब एमिट होगी तो हम देख सकते हैं, और उसी वजह से जो हमारा आयरन रॉड है उसका कलर चेंज हम देख सकते हैं। ओके,
तो पहले रेड से वो किस तरफ जा रहा है, ब्लू तक। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ब्लू की वेवलेंथ कैसी है, सबसे कम है, जबकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। सही है, तो वो सबसे ज्यादा को पहले एमिट करेगा, क्योंकि जो वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है। और हम ये पढ़ेंगे आज कि जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी कम है। ओके, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। मतलब कि क्या करता है, वो पहले रेड ज्यादा वेवलेंथ वाली जो हमारी रेडिएशन है उसे एमिट करेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन को वो क्या करेगा, एमिट करता जाएगा। सही है, अगर उसकी वेवलेंथ कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब एनर्जी भी हाई है। ओके, और साथ में वो गैमा रेस, एक्स रेस, यूवी, माइक्रो आईआर सब जो हमारे स्पेक्ट्रम रेस है, रेडिएशन है, उसे भी एमिट करेगा वो साथ में। ऐसा नहीं है सिर्फ विजिबल को एमिट करेगा, लेकिन विजिबल की लाइट को हम देख सकते हैं, उसी वजह से पहले वो डल रेड दिखा, फिर रेड, फिर येलो, फिर व्हाइट एंड ब्लू। लेकिन वो साथ में जो गैमा और एक्सरेस है, या फिर आईआर है, माइक्रोवेव, यूवी है, उन सबको भी क्या कर रहा है, तो एमिट कर रहा है। ओके, मीन्स कि ये जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिला वो हमारी वेव थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि वो कैसे इन सारे, कोई एक ऑब्जेक्ट कैसे सारे जो हमारे रेडिएशन है उसे कैसे एमिट कर रहा है। ओके, तो ये जो ऑब्जर्वेशन देखा गया है उसके लिए हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। किसका है, तो वेवलेंथ और इंटेंसिटी के अगेंस्ट में हमने इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का डायग्राम ड्रॉ किया है। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, तो लो इंटेंसिटी की लाइट मिली, मतलब कि हमारे पास क्या था, तो हाई वेवलेंथ की लाइट मिली। सही है, ये हाई वेवलेंथ की लाइट है, कब, सपोज के T1 टेम्परेचर पे। फिर हमने हीट करते गए तो क्या मिला, हमें येलो रेडिएशन की लाइट मिली। सही है, तो मतलब क्या है, ये सारे जो रेडिएशन है, वेवलेंथ है, मतलब ये सारे वेवलेंथ की लाइट कहीं ना कहीं पे क्या कर रही है, एमिट हो रही है। लेकिन ये जो पीक पॉइंट है, सही है, वो क्या बोलते हैं, तो लैम्बडा मैक्स। मतलब कि ये वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन है वो मैक्सिमम एमिट हो रही है। सही है, यहाँ पे आप देखो तो सारी की सारी जो हमारी हमारी रेडिएशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो क्या हो रही है, उसमें से एमिट हो ही रही है, कोई भी जीरो पे नहीं है। ओके, मतलब सारी वेवलेंथ की रेडिएशन कुछ ना कुछ तो एमिट हो रही है, लेकिन हमें दिखाई कौन सी देती है, तो जो मैक्सिमम होती है, जिसके लिए लैम्बडा मैक्सिमम, जो वेवलेंथ का रेडिएशन मैक्सिमम एमिट हो रहा है। ओके, तो सपोज T1 पे जो ये हमारा मैक्सिमम पीक है वो किसके लिए है, रेड के लिए है। तो हमें वो आयरन रॉड किस कलर का दिख रहा है, रेड कलर का। फिर जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, सही है, तो ये जो पीक मिल रही है हमें, वो किसकी वेवलेंथ के लिए, तब लैम्बडा मैक्स जो था वो किसके लिए होगा, येलो के लिए। सही है, लैम्बडा मैक्स तब T2 टेम्परेचर पे जो लैम्बडा मैक्स मिल रहा था वो कौन सी वेवलेंथ शो कर रहा था, येलो वाली। तो उसी वजह से हमें जो आयरन रॉड दिख रही थी वो कौन सी थी, येलो। ऐसे अगर आप देखो तो जब T3 टेम्परेचर था उसके ऊपर जो ये है हमारी वेवलेंथ, वो किसको शो करेगी, ब्लू कलर को। सही है, क्योंकि तब जो लैम्बडा मैक्स होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, ब्लू के अकॉर्डिंग लैम्बडा मैक्स होगा। मतलब कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो ये वेवलेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट लैम्बडा मैक्स की रेडिएशन को क्या करती है, एमिट। और जो रेडिएशन सबसे ज्यादा एमिट करेगी वो कलर शो करेगा। ओके, बाकी की रेडिएशन भी, ऐसा नहीं है कि ब्लू के साथ रेड नहीं कर रही है, लेकिन ब्लू की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है तो कलर कौन सा देखेगा, ब्लू। बाकी के कलर नहीं दिखेंगे। सही है, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी, उनका जो अमाउंट है एज कम्पेयर टू ब्लू कम है। यहाँ पे सबसे ज्यादा एमिट कौन होगा, येलो कलर की रेडिएशन। बाकी की भी होगी लेकिन क्या होगी, कम अमाउंट में, तो दिखेगा कौन सा, येलो। ओके, यहाँ पे जो हमारे टेम्परेचर है सबसे ज्यादा T3 होगा, फिर T2 और T1, क्योंकि सबसे पहले हमने बात की कि पहले जब हम हीट करते हैं तो रेड होता है, फिर येलो, और फिर टेम्परेचर इंक्रीज सबसे हाई टेम्परेचर पे ब्लू। तो सबसे यहाँ पे हाई टेम्परेचर है T3,
फिर T2 और T1। तो ये जो है उसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि जो ब्लैक बॉडी है वो सारी रेडिएशन, यहाँ पे कोई भी जीरो पे नहीं है। इट मीन्स कि वो सारी की सारी जो हमारी रेंज है वेवलेंथ की, फ्रीक्वेंसी की, उसके रेडिएशन को एमिट करती है। ओके, और ये जो बिहेवियर है उसका वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, तो ये थी हमारी ब्लैक बॉडी थियरी। अब बात करते हैं हम दूसरी हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, it is the ejection of electrons from metal surface when a beam of light of certain minimum frequency is allowed to strike the metal surface in vacuum। सही है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करना है, तो हमें एक वैक्यूम क्रिएट करना है जिसके अंदर एक मेटल सरफेस लेनी है। उस मेटल सरफेस पे हमें बीम ऑफ लाइट को क्या करना है, उस पे इंसाइट करवाना है। ओके, इम्पार्ट करवाना है, स्ट्राइक करवाना है। जब हम हमारी जो लाइट है वो मेटल सरफेस से स्ट्राइक होगी तो इट विल इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। सही है कि जब भी लाइट को हम क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे ऑन द मेटल सरफेस, तो इट विल इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, राइट। अब क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस विदाउट एनी टाइम as soon as a beam of light strikes metal surface। जैसे ही लाइट स्ट्राइक करेगी तुरंत ही इजेक्शन हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। उसमें एक सेकंड भी नहीं लगेगी। सही है कि जैसी लाइट इम्पार्ट हुई तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसमें से एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सही है, इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आर नोन एज द फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहे हैं, सही है, उसे क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दे आर इजेक्टेड ड्यू टू द लाइट, तो उसे बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो सारी प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब हमें क्या करवाना है, तो हमने सपोज कि एक ट्यूब ले ली है जिसके अंदर क्या किया है, वैक्यूम क्रिएट किया गया है। सही है, वहां पे हमने एक मेटल सरफेस, ये क्या है, एक मेटल सरफेस है, उसके ऊपर जब हम लाइट क्या करवाते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं, तो जैसे ही लाइट यहाँ से स्ट्राइक होगी तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। ओके, यहाँ से बाहर निकलेंगे। जैसे ही लाइट को हमने इस पे स्ट्राइक करवाया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, बाहर निकलेंगे। वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके यहाँ डिटेक्टर पे हमें शो करेंगे। सही है, अगर हमने साथ में बैटरी लगा दी और यहाँ पे एमीटर लगा दिया तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहे हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, बिकॉज करंट इज द नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो करंट जनरेट होगा, और उसी करंट को जनरेट हो रहा है या नहीं उसी को जानने के लिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, एमीटर। तो मतलब क्या हो रहा है कि जब भी हम किसी लाइट को मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं उस मेटल में से। सही है, ये फिनोमिना है, उसे क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सही है, क्योंकि वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी, बाय दिस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म कर रहे हैं, और किसके थ्रू, लाइट के थ्रू, तो उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सही है, उसे हम एक वीडियो के थ्रू देखते हैं जिससे आपको और आइडिया आएगा कि उसमें क्या हो रहा है। ओके, यू कैन सी हियर it is a circuit for the photoelectric effect, in which we take a one metal plate, right, and we strike a light on that metal plate, and for the observation we join that metal plate with a cell battery, right, and also we connect the ammeter for the see that there is a an emission of any electron or not, right। तो यहाँ पे जो करंट लिखा हुआ है वहाँ पे हम देखेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फॉर्म होगा वहाँ से इजेक्ट होगा तो वो करंट शो करेगा। सही है, ऊपर हमें एक इंटेंसिटी दी गई है। सही है, एक जो लाइट है उसके साथ हमने एक ले लिया है जहाँ पे हम उसकी इंटेंसिटी लाइट की देख सकते हैं, और जो नीचे है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं वो क्या है हमारा, तो एक
हमारा विजिबल रेज का मतलब वहाँ से हम क्या करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की या फिर डिफरेंट डिफरेंट वेव की लाइट उस मेटल पे इम्पार्ट कराएंगे। और जब हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट को उस पर इम्पार्ट करवाते हैं या डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट को जब इम्पार्ट करवाते हैं, तब क्या ऑब्जर्वेशन आता है वही हमें देखना है। ओके, सो यू कैन सी दैट यहाँ पे हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, तो जो वेवलेंथ है वो घटा रहे हैं। सही है, ऊपर आप देख सकते हो जहाँ पे पॉइंट किया हुआ है, धीरे धीरे हम वेवलेंथ क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। एक ऐसी वेवलेंथ आएगी जब क्या हुआ, यहाँ से मेटल पे से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हुए। सही है, धीरे धीरे आप अगर देखो तो जो इजेक्ट हो रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन थे, उसकी स्पीड बढ़ रही है जैसे जैसे, और हमने वेवलेंथ क्या की, कम की। वेवलेंथ कम की उसका मतलब क्या था कि हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ ना स्टार्ट हुए, तो उसे क्या बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब उसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे हम डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी देखते हैं, तो देख सकते हो आप इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। सही है, इंटेंसिटी बढ़ाने पे और घटाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं। सही है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थी जब हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को वो लाइट पे, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट पे इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुए इजेक्ट होना, उसे क्या बोलेंगे हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, के जिस पे हमारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट होते हैं। सही है, और जैसे जैसे हमने उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ाई या फिर वेवलेंथ घटाई, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन थी उसकी स्पीड क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। सही है, जब हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट पे क्या किया, इंटेंसिटी चेंज की, तो वी कैन ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर इजेक्टेड ड्यूरिंग दैट इजेक्शन इज इंक्रीजेस। ओके, फिर से हम एक बार उसे देखते हैं। यहाँ पे हम देखो कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे वेवलेंथ घट रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। और ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थी उस पर इलेक्ट्रॉन एक इजेक्ट हुआ, आगे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं उसकी स्पीड बढ़ रही है। सही है, जो इजेक्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड बढ़ रही है। कब, जब हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एक ही इजेक्ट हो रहा है, लेकिन जो उसकी स्पीड थी वो इंक्रीज हो रही है। सही है, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। अब हमने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी को देखा, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ रहे हैं, उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जबकि हमने इंटेंसिटी कम कर दी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। सही है, आई बात समझ में, मतलब कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड बढ़ रही थी, जबकि इंटेंसिटी बढ़ाने से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे इजेक्ट हो रहे हैं वो बढ़ रहे थे। ओके, चलो तो अब हम उसका ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। तो हमने जो प्रैक्टिकल देखा उसके अकॉर्डिंग हम कुछ ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं। सही है, जो आपने वीडियो में देखा उसी के अकॉर्डिंग, कि फॉर अ पर्टिकुलर मेटल there exists a threshold frequency such that at a frequency below the threshold no electrons are emitted। जैसे कि आपने देखा कि हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट को इम्पार्ट करवा रहे थे, स्ट्राइक करवा रहे थे, तो कोई एक पर्टिकुलर ऐसी फ्रीक्वेंसी थी कि जब हमने उस फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट, उस पर स्ट्राइक करवाया, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। सही है, उसकी कम फ्रीक्वेंसी पे उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिटेड हो रहा नहीं था। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, इजेक्ट होता है, उसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसे क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किसे बोलते हैं, द फ्रीक्वेंसी एट द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। के जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट पे हमारी मेटल्स में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट होते हैं उससे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसकी बिलो फ्रीक्वेंसी पे उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे नहीं।
सही है। और जो ये हमारी मेटल डिफरेंट मेटल के लिए जो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। सही है ना। The maximum kinetic energy of a photoelectron is directly proportional to the frequency of the incident radiation, but it independent of its intensity. सही है। क्या बोला गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो स्पीड है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, तो जो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हम इम्पार्ट करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है। सपोज कि हमारे पास हम ये बोले कि 2 × 10⁻14 हर्ट्ज पे एक सपोज कर लो, ओके, कि उस पे हमारे वो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, न्यू। सही है। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो उसे न्यू नॉट बोलते हैं। यहाँ पे 0 लिखना है हमें, किस में, सबस्क्रिप्ट में, उसे बोलते हैं न्यू नॉट। तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सपोज के इतनी है, अगर हम उससे बढ़ाए, उससे कम पे तो नो इजेक्शन मिलेगा। सही है। जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें से निकलेंगे नहीं, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं देयर इज नो इजेक्शन। सही है। अगर उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने इम्पार्ट करवाई तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन उसमें से इजेक्ट हो रहे हैं उसकी एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, उसकी बात करते हैं हम। ओके, सपोज के हमारे पास, हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये एक मेटल सरफेस है। सही है। अब इस मेटल में से मेटल पे हमने क्या करवाया, तो एक लाइट को इम्पार्ट करवाया जिसके पास 100 जूल की एनर्जी है। ओके, एनर्जी के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं हम। तो हमारे पास क्या है कि एक लाइट है जिसकी एनर्जी सपोज कर लो कि 100 जूल है। ओके, उसे हम मेटल पे इम्पार्ट करवा रहे हैं। ये जो मेटल है उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी है, कैसे एनर्जी काउंट करते हैं वो उसके बाद हम देखेंगे, लेकिन सपोज के उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट बोलते हैं, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, एनर्जी को ई से डिनोट करेंगे, और थ्रेशोल्ड है तो उसे ई नॉट लिख दिया। तो ये जो है वो ई टोटल है। सही है, कि वो 100 जूल है। अब उसमें से हम क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ई नॉट जितनी किसके लिए चाहिए, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के चाहिए, कि ये जो सरफेस है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो मेरी है 80 जूल। सही है, कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये जो एनर्जी आई वो 80 जूल है, कि जो इतनी ही सिर्फ में 100 के अलावा सिर्फ 80 जूल भी देती तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो अब क्या हुआ, 100 तो दे दी, उसमें से 80 ही यूज हो रही है, तो बाकी की जो 20 बच गई हमारी, उसका क्या, तो वो क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उसे एज अ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। सही है, उसकी वजह से उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें चाहिए 80 जूल एनर्जी लेकिन हमने दी कितनी, 100 जूल एनर्जी, कि तो बाकी की 20 कहाँ गई, तो इलेक्ट्रॉन ने ले ली। किस लिए, तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ले ली। सही है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो 80 ही चाहिए, मुझे 100 की कोई जरूरत नहीं है, तो 80 पे इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, लेकिन हमने दी 100 थी, तो उसका क्या करेंगे, तो वो बाकी की यूज हो जाएगी एज अ काइनेटिक एनर्जी। ओके, आई बात समझ में। तो यही बोला गया है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी ज्यादा दें, सही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, कि सेम फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि आपने देखा वीडियो में कि फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन इंटेंसिटी क्या होती है, तो ब्राइटनेस। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, ब्राइटनेस। सही है, जो फ्रीक्वेंसी है वो कलर शो करती है, जो फ्रीक्वेंसी है हमारी वो क्या शो करती है, कलर, कि हमारी रेडिएशन का कलर क्या है, जबकि जो इंटेंसिटी है वो क्या शो करती है, ब्राइटनेस शो करती है।
क्या शो करती है? ब्राइटनेस। अगर आप कभी टेलीविजन देख रहे हो तो उसमें भी आप ब्राइटनेस सेटअप करते हो, लो ब्राइटनेस करते हो, ब्राइटनेस कम करते हो, डिक्रीज करते हो, मतलब कि इंटेंसिटी उस कलर की आप डिक्रीज कर रहे हो। आप ब्राइटनेस ज्यादा करते हो, इट मीन्स के उस इंटेंसिटी को आप क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। तो पर्टिकुलर कलर के लिए जो हम बोलते हैं ना कि स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, तो लाइट ब्लू की रेडिएशन अगर ब्लू हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो सबके लिए सेम होगी, फिर वो लाइट ब्लू हो या फिर डार्क ब्लू हो, सही, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? सेम। बट इंटेंसिटी क्या है? डिफरेंट है। इंटेंसिटी क्या है? डिफरेंट है। अगर लाइट ब्लू है मतलब इंटेंसिटी कम है, सही है, इंटेंसिटी वो कम है। और जब डार्क ब्लू की बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी ज्यादा है, लेकिन दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी कौन सी रहेगी? सेम, क्योंकि वो गया है तो हमारी ब्लू कलर की ही लाइट है, सही है, रेडिएशन ब्लू कलर की है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। तो यही बोल रहे हैं कि अगर हमारी इंटेंसिटी है वो काइनेटिक एनर्जी से कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। ब्लू की जगह हमने उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को ऊपर इम्पार्ट करवाया तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की जो इजेक्ट हो रहे हैं। ओके, शांति से समझना, इतना भी टफ नहीं है। ओके, लेकिन आप नहीं समझोगे तो यू विल get so many queries related that topics, this topic. Okay, now second term is the number of photoelectron emitted per second is directly proportional to the intensity of the incident radiation but not depend upon the frequency. सही है। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी, सही है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जबकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, सही है, कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे। यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक ही, फिर हम यहाँ 100 जूल की जगह हमने 120 जूल भी दे दिया तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक ही निकलेगा, लेकिन बाकी की जो एनर्जी है वो एज अ काइनेटिक एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाएगी, सही है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे, कब? जब फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं तब। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी बट इट्स डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। कि अगर हमने लाइट ब्लू इम्पार्ट किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज के यहाँ पे 10 इजेक्ट हो रहे थे, सही थे, तो लाइट डार्क ब्लू पे वो कितने हो रहे होंगे? शायद 20 जितने। मतलब कि यहाँ पे इंटेंसिटी चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, सही है। तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है? दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड विद दैट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंटेंसिटी बढ़ाने पर बढ़ता है। ओके, तो ये हो गई हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सही है। तो आपने पढ़ा ब्लैक बॉडी थियरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये दोनों जो हमारे एक्सपेरिमेंट है वो वेव नेचर ने एक्सप्लेन नहीं किए, तो उसी वजह से जो उसका पार्टिकल नेचर है वो क्या आया? एग्जिस्टेंस में आया। मतलब ये जो पार्टिकल नेचर थे वो वेव नेचर जैसे प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहे थे। मतलब जो रिजल्ट पार्टिकल नेचर शो करते हैं वो वेव नहीं करते, जो रिजल्ट वेव नेचर शो करते हैं वो पार्टिकल नहीं शो करते। तो अब क्या करें? कुछ ऐसा है कि कुछ मतलब उसी पे से जो प्लैंक है उन्होंने डिसाइड किया कि ना तो हमारे जो रेडिएशन है वो वेव वाले भी नहीं है, पार्टिकल वाले भी नहीं है, वो दोनों का कॉम्बो है। क्या है? वो दोनों का कॉम्बो है। तो उसी के बारे में हम पढ़ते हैं, प्लैंक क्वांटम थियरी। ओके, तो हमारे जो प्लैंक है उन्होंने कब हमें ये थियरी दी थी? तो इन discuss about Max Planck. Due to that photoelectric effect, he discussed in
1900 to 1901 सेंचुरी, उन्होंने क्या बात की थी? तो उन्होंने ये बोला कि जो हमारे रेडिएशन है, किसी ने बोला क्या वो तो वेव जैसे है, सही है। तो उन्होंने बोला ना, वो तो वेव जैसे नहीं है, क्योंकि कुछ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उससे शो नहीं कर रहे थे, कुछ रिजल्ट था जिसमें वो पार्टिकल नेचर को भी शो नहीं कर रहे थे, सही है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा रेडिएशन है इन दोनों का कॉम्बो है, मतलब कि उन्होंने ये बोला कि ये जो हमारा रेडिएशन है उसके पास वेव नेचर भी है और उसके पास पार्टिकल नेचर भी है। उन्होंने क्या बोला, जो ये एब्जॉर्ब होती है और जो एमिट होती है वो एनर्जी क्या है, जो एनर्जी उसके साथ रेडिएशन जो है हमारा वो किसका बना हुआ है, तो इट्स अ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, कि जो हमारा रेडिएशन है वो क्या है, हमारा रेडिएशन वो किसका बना हुआ है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी का। ऐसा बोला कि ये जो कोई रेडिएशन है इसके पास ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्या है, एक पैकेट्स जैसे, ये एक पैकेट हो गया, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसा करके उसके पास बहुत सारे स्मॉल पैकेट्स है, किसके, एनर्जी के। और उसी पैकेट्स को उन्होंने नाम दिया क्या, क्वांटा। उन्होंने क्या नाम दिया, क्वांटा, सही है। तो ये जो स्मॉल पैकेट है, एक स्मॉल पैकेट, उन्होंने क्या नाम दिया उसका, क्वांटा। और अगर वो लाइट से रिलेटेड है, ओके, दिस क्वांटा इज रिलेटेड टू विथ लाइट, देन उन्होंने उसे नाम दिया फोटोन। उसे क्या नाम दिया, फोटोन। मतलब उन्होंने लाइट को क्या नाम दिया है, फोटोन। क्यों, क्योंकि वो ऐसे उसके पास पार्टिकल्स और वेव का कॉम्बो है, स्मॉल पैकेट्स है एनर्जी के, जिन्होंने उसे क्वांटा बोला। लेकिन अगर वो ही पैकेट्स रिलेटेड है लाइट के साथ, देन ही कॉल्ड इट अ फोटोन, राइट। उन्होंने दूसरा क्या बोला कि ये जो हमारे पैकेट्स है छोटे छोटे, उसकी जो एनर्जी है, सही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी associated with quanta is proportional to the frequency of radiation, सही है। कि जो फ्रीक्वेंसी हम उसमें से क्या कहते हैं, उससे उसके ऊपर जो इजेक्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, सॉरी इजेक्ट नहीं, स्ट्राइक कर रहे हैं, उसके साथ वो क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी से वो रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। तो ऐसा किसने बोला, प्लैंक्स ने फर्स्ट ऑफ ऑल बोला कि ये जो हमारी एनर्जी है वो जो किसकी, क्वांटा की या फोटोन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है किसके, फ्रीक्वेंसी के। ये क्या है, हमारा न्यू है फ्रीक्वेंसी, और ये ई है क्या, हमारी एनर्जी। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दैट फ्रीक्वेंसी, राइट। अब जब भी हम प्रोपोर्शन की साइन रिमूव करते हैं, वी हैव टू ऐड सम कांस्टेंट। उन्होंने ऐड किया एच। एच इज नथिंग बट इट्स अ प्लैंक कांस्टेंट, सही है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू उन्होंने दी है 6 पॉइंट, ये जो हमारा प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 6.624 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, सही है। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जूल इंटू सेकेंड। क्यों उसकी वैल्यू, उसका यूनिट जूल पर सेकेंड आया, तो हमारे पास E इज इक्वल टू एच न्यू है। अगर एच को हम सब्जेक्ट करें तो उसकी फॉर्मूला हो जाएगी E बाई फ्रीक्वेंसी। अब जो हमारी एनर्जी है उसका यूनिट होता है जूल, और जो फ्रीक्वेंसी है उसका यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी इनवर्स में है, सही है, और वो फिर से इनवर्स में जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ओके। तो जो हमारा एच है उसका यूनिट हो जाएगा जूल इंटू सेकेंड, और आपको ये वैल्यू याद रखनी है प्लैंक कांस्टेंट की, 6.624 इंटू 10⁻⁻34। तो ये पहला रिलेशन हमें किसने दिया, प्लैंक ने दिया, ओके। नाउ
हमारे पास क्या है, तो हमने ये स्टडी किया था आगे के फॉर्मूलाज में कि जो हमारी न्यू है उसकी वैल्यू क्या है, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा। सही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम हमारी जो ये प्लैंक की वैल्यू थी एनर्जी को, उसे फिर से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। सही है, ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल्स में यूज भी करने हैं। जो किसने दिए थे, हमें प्लैंक ने दिए थे। तो जो हमारी एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा और E इज इक्वल टू एच न्यू। सही है, किसकी एनर्जी है, तो ये फोटोन की एनर्जी है। किसकी एनर्जी है, फोटोन की और क्वांटा की। सही है, कितने, तो 1 फोटोन या फिर 1 क्वांटा की एनर्जी है। सही है, लेकिन हमने तो बोला कि यहाँ तो एक थोड़ी ना है, यहाँ तो बहुत सारे हैं। सही है, तो मतलब यहाँ पे कितने क्वांटा है, n क्वांटा है। सही है, मतलब एनर्जी फॉर n क्वांटा। सही है, क्या हो जाएगा, एनर्जी फॉर n क्वांटा। तो यहाँ पे अगर एक है तो एक के लिए एच न्यू है या फिर एच सी बाई लैम्बडा है। तो अगर हमारे पास कितने हो, हमारे पास हो n, तो हो जाएगी उसकी एनर्जी, एक की एनर्जी इतनी हुई तो n की क्या हो जाएगी, n एच न्यू, और वी कैन से दैट n एच सी बाई लैम्बडा। सही है, तो ये कितने फोटोन की है, n की, और 1 फोटोन की हो तो वो हो जाएगी E एच सी बाई लैम्बडा और या फिर E इज इक्वल टू एच न्यू। सही है, जहाँ पे n क्या है, एक इंटीजर होगा, n की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 अप टू डैश डैश। सही है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या दी, हमें एक वैल्यू दी ना। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग एक दूसरी फॉर्मूला भी हम डिराइव की। जैसे कि हमने आगे बात की कि हमारे पास क्या थी, एक मेटल सरफेस है। सही है, हमारे पास क्या है, एक मेटल सरफेस है और उसके ऊपर हम लाइट इम्पार्ट करवा रहे हैं। क्या बात की थी हमने, लाइट इम्पार्ट करवाई, कितनी की, 100 जूल की। तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल एनर्जी हो गई हमारी 100 जूल। सही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए, इजेक्ट करवाने के लिए एनर्जी चाहिए कितनी, तो हमें तो 80 जूल चाहिए। वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो उसे हमने रिप्रेजेंट किया ई नॉट से। ओके, चलो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। अब ये जो 20 जूल हो गई वो किसके अकॉर्डिंग हो गई, उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल गई, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 20 जूल। तो हम ये कह सकते हैं टोटल एनर्जी E कितनी हुई, तो पहले तो उसे जो थ्रेशोल्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो चाहिए एनर्जी, वो प्लस जो बाकी की बच गई वो किसके फॉर्म में चली गई, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। सही है, तो उन्होंने एक दूसरी फॉर्मूला डिराइव की उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू उन्होंने एक दूसरी फॉर्मूला डिराइव की कौन सी वाली, कि जो टोटल हमने जो एनर्जी अप्लाई करते हैं वो पहले किसके लिए यूज होती है, तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, मतलब कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी चाहिए उतनी, बाकी की जो एनर्जी बच गई वो एज अ काइनेटिक एनर्जी उसमें इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। सही है, अब हमें पता है कि जो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, जो एनर्जी है वो हमने अभी पढ़ा, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E इज इक्वल, E की जगह एच न्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि जो न्यू E नॉट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट, क्योंकि एच तो क्या है, कांस्टेंट है, सेम रहेगा। और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला आपको पता है क्या, 1/2 mv², v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सही है, और यहाँ पे अगर आप लैम्बडा की वैल्यू रिप्लेस करोगे तो यू कैन राइट लाइक दिस, एच सी बाई लैम्बडा इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगी, प्लस 1/2 mv²। सही है, यहाँ पे जो m है वो क्या है, तो m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या जो हमारा फोटोन होगा वो। सही है, यहाँ पे v क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, जो न्यू है वो तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी,
न्यू नॉट है मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो लैम्बडा है वो क्या है, वेवलेंथ है, लैम्बडा नॉट है मतलब वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ई क्या है हमारी एनर्जी है, और ई नॉट है मतलब कि वो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। सही है। अगर इस फॉर्मूला को हम सिंप्लीफाई करने की ट्राई करें तो हम ये यहाँ पे भी आप एच देख रहे हो, यहाँ पे भी एच देख रहे हो, तो आप यहाँ इस टर्म को इस तरफ ले आओगे, देन यू विल गेट एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। सही है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, तो h को कॉमन ले लोगे तो यू विल गेट h न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। सही है। यहाँ से आप जो हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमें कितनी फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ प्रोवाइड की वो हमें पता होता है, जो मेटल है उसके लिए पर्टिकुलर हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी भी पता है। सही है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसका मास भी पता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कितनी वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन, कितनी वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वो भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो सारी फॉर्मूलाज है वो क्या हो गई हमारी, तो जो प्लैंक क्वांटम थियरी है इसके अकॉर्डिंग हमें प्लैंक ने दी है। ओके, जिससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा क्या है हमारा वो रेडिएशन। सही है। जो रेडिएशन है उसके पास ड्यूअल नेचर है, एक वेव भी है और एक पार्टिकल नेचर भी है, और उन्होंने उसे किसका नाम दे दिया, क्वांटा का नाम दे दिया। उन्हें क्या बोला कि जो हमारा रेडिएशन इट इज फॉर्म्ड बाय अ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, और ये जो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है उसे क्या बोलते हैं, क्वांटा। और जो रेडिएशन है उसके पास ऐसे n नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट है। सही है। उसके पास n नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट है। ओके, तो ये बात हो गई हमारी प्लैंक क्वांटम थियरी। ओके, इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमने अब तक कौन से फॉर्मूलाज देखे हैं। सही है, इन चैप्टर में, क्योंकि वो सारे जो फॉर्मूलाज है आपको बहुत बार यूज करने होंगे। ओके, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो हमने देखा था क्या था, C इज इक्वल टू लैम्बडा न्यू। सही है। इसमें से आप डिफरेंट किसी भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को सब्जेक्ट करके फिर से रीअरेंज कर सकते हो फॉर्मूला। उसके बाद हमने देखी थी एक और फॉर्मूला, कौन सी थी, तो वेव नंबर इज इनवर्सली रेसिप्रोकल ऑफ लैम्बडा, मतलब के वेव नंबर इक्वल टू 1/λ। सही है। फिर हमने दूसरी एक फॉर्मूला देखी थी, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/ν। सही है। आज हमने और 2-3 फॉर्मूला देखी है। कौन सी फॉर्मूला देखी है, तो पहला देखा हमने E इज इक्वल टू एच न्यू, और उसी के अकॉर्डिंग हमने देखा E इज इक्वल टू hc/λ फॉर वन फोटोन और क्वांटा एनर्जी। सही। n के लिए होगा तो हमें क्या करना होगा, n को मल्टीप्लाई कर देना होगा। सही है। फॉर n क्वांटा एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू n h न्यू, और हो जाएगी n hc/λ। ओके, फिर हमने दूसरी एक फॉर्मूला देखी। सही है। क्या देखा, E इज इक्वल टू E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। सही है। और उसी पे से हम डिराइव कर सकते हैं E इज इक्वल टू, सॉरी, E की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस 1/2 mv स्क्वायर। सही है। जो यहाँ पे ये आप देख रहे हो E नॉट या फिर h न्यू नॉट, उसे क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। सही है। क्योंकि जो वर्क है मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड है एनर्जी, उसे क्या बोल सकते हैं हम, वर्क फंक्शन, विच इज डिनोटेड ऑल्सो बाई W नॉट। तो आप यहाँ पे E नॉट या फिर h न्यू नॉट और W नॉट भी लिख सकते हो। मतलब आपको अगर क्वेश्चन में बोला गया है यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क फंक्शन, देन यू हैव टू फाइंड आउट W नॉट, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट h न्यू नॉट। ओके, वैल्यू ऑफ दैट h न्यू नॉट। और यहाँ पे अगर आपने इस लैम्बडा की भी वैल्यू रखती देन यू विल गेट hc/λ इज इक्वल टू hc/λ नॉट प्लस 1/2 mv स्क्वायर। तो ये सारी जो फॉर्मूलाज आप यहाँ पे देख रहे हो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट
for you for the numericals. Okay, thank you.